बदरीपुर गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों के साथ रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं और मजदूरी करने जाओ तो काम नहीं मिलता। बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत से कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कोई रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अगली सुबह सुमित्रा गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर चमक था और वे बहुत शांत लग रहे थे। सुमित्रा उनके पास गई और अपनी परेशानियां बताईं। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बाबा, हमारे पास कोई साधन नहीं है। साधु बाबा ने अपनी झोली में से एक रस्सी निकाली और पास बंधी एक घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये घोड़ा अब से तुम्हारा हुआ। इसका अच्छा इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सुमित्रा जाकर सारी बात अपने पति को बता दी। रामू को यह विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन वे जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और घोड़े पर लादकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। सुमित्रा और रामू की मेहनत रंग लाने लगी थी। घोड़े की मदद से उनका लकड़ी बेचने का कारोबार अच्छा चलने लगा था। अब उनके घर में रोज चूल्हा जलने लगा था। बच्चों के पेट भरने लगे थे और तो और धीरे धीरे वे कर्ज भी चुकाने की स्थिति में आ रहे थे। लेकिन गांव का लालची साहूकार हरिदास रामू का कारोबार देखकर जलने लगा था। वह सोच रहा था कि अगर रामू जल्दी कर्ज चुका देगा तो उसके फायदे का क्या होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इसकी कमाई बंद हो जाए और यह फिर से मेरे कर्ज में फंस जाए। मालिक पर हम कर क्या सकते हैं? वह तो रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता है। बिल्कुल, अगर उसका घोड़ा ही न रहे तो वह लकड़ी धो ही नहीं पाएगा और उसका काम ठप हो जाएगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि हमें उसका घोड़ा चुराना होगा? बिल्कुल, और यह काम रात के अंधेरे में होगा, जब रामू और सुमित्रा गहरी नींद में होंगे। रात के समय में दोनों नौकर धीरे धीरे रामू के आंगन में घुसे। घोड़ा पास के एक पेड़ से बंधा हुआ था और शांत खड़ा था। सुनो, घोड़े को चुपचाप खोलना, कहीं यहाँ आवाज करके रामू और उसकी पत्नी को जगा ना दे। हाँ, लेकिन अगर घोड़ा हिलने डुलने लगा तो? चुपचाप कर, मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध देता हूँ ताकि यह कोई आवाज न करे। अब वे धीरे धीरे घोड़े को लेकर बाहर निकलने लगे। लेकिन सुमित्रा नींद में भी सतर्क थी। उसे कुछ आहट सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। रामू उठो, मुझे कुछ अजीब आवाज आ रही है। क्या हुआ सुमित्रा? इतनी रात को कौन आएगा? फिर वे लोग घोड़े को छोड़कर दौड़ते हुए भाग जाते हैं और तभी सुमित्रा सब कुछ देख लेती है। मुझे मुखिया जी से शिकायत करनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो सुमित्रा, मगर तुम्हें क्या लगता है वे दोनों चोर कौन हो सकते हैं? मुझे तो लगता है वो साहूकार के नौकर थे, पर मैं अच्छे से चेहरा देख नहीं पाई। अगले दिन फिर दोनों पति पत्नी मुखिया के पास जाते हैं और दोनों चोर के बारे में बताते हैं। मुखिया साहूकार का अच्छा दोस्त होता है, इसीलिए वह साहूकार के प्रति कोई एक्शन नहीं लेता और सुमित्रा से कहता है, जब तक तुम मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं देते हो तब तक मैं साहूकार को कुछ नहीं कह सकता। नौकर ने साहूकार को सारी बात बता देते हैं, पर साहूकार हार मानने वाला नहीं था। वह कोई दूसरी चाल चलने के लिए सोचता है। मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, तो आज ही साहूकार के पैसे चुका दूंगा। भगवान आपकी इच्छा को पूरी करें, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि हमारे घोड़े के ऊपर किसी की बुरी नजर है। लकड़ियां बेचकर घर जल्दी आना। ठीक है सुमित्रा, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। रामू ने घोड़े पर लकड़ी रखकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया
और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। तभी बाजार में एक ठग खड़ा था। उसकी नजर रामू के ऊपर पड़ी। इस फटीचर को आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। ये सोचकर वह रामू के पास पहुंचकर बोलता है, ये लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या देंगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। खैर, क्या लकड़ियां जिस हालत में हैं उस हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, इसमें क्या? तब ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद रामू घोड़े को लेकर ठग के पीछे पीछे चल पड़ता है। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है। ये सोचते हुए रामू ठग के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद ठग रामू और घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां तुम यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। ठीक है हुजूर। ऐसा कहकर रामू ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तभी अंबख्त ठग रुक गया। ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तुमने लकड़ियां बेचते समय मुझे मंजूर की थी? हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब ये घोड़ा मेरा है। तुम्हें अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तुम यहां से चलते बनो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। रामू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठग ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़ारे की चालाकी। पहले सौदा किया, अब मुकर रहा है और सीना चौड़ी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है या नहीं? लोगों ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? लोगों ने कहा, मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। बंसीराम लोगों के कहने पर लकड़ारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो बंसी का प्रिय मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़ारे को अपनी सामान की कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष उसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई हक नहीं। मन में सोचता है कि यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा रामू अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ अपने घर पहुंचा। अरे, ये आपकी आंख में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सुमित्रा, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। सुमित्रा ने सारी बातें सुनकर अपने पति रामू की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। रामू और सुमित्रा खाना खाकर सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण रामू चारपाई से उठ न सका। अपने पति की हालत को देखकर सुमित्रा बोली, मैं 2 चांदी के सिक्के लेकर बाजार की ओर जा रही हूँ, अपनी ख्याल रखना। तभी उसे रास्ते में साहूकार मिलता है और कहता है, अरे सुमित्रा, तुम्हारे तो लकड़ी बेचकर अच्छे कमाई हो रहे हैं, फिर तुम मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा दे रही हो? फिर साहूकार को सारी घटना बता देती है कि कैसे उसके पति से घोड़ा को ठगा गया। साहूकार मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर सुमित्रा से कहता है, अरे सुमित्रा, तुम चिंता मत करो, तुम पैसे बाद में दे देना। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा था क्योंकि तुम्हारे ब्याज दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और फिर मैं अगली माह से ब्याज को दुगना कर देने वाला हूं। ये बात सुनकर सुमित्रा को बहुत चिंता हो जाती है और वे मन ही मन सोच लेती है कि साहूकार के पैसे मुझे जल्दी वापस करने होंगे, नहीं तो इतना ज्यादा ब्याज मैं कैसे भर पाऊंगी। मुझे कैसे भी करके पैसा कमाना है। ये सोचते सोचते वहां से चली जाती है और बाजार से एक घोड़ा खरीदकर घर ले आती है। मैं लकड़ी बेचने जा रही हूँ, तुम खाना निकाल कर खा लेना। ठीक है सुमित्रा, तुम जल्दी आना, मैं तुम्हारा राह देखूंगा। सुमित्रा ने घोड़े के ऊपर लकड़ी का गट्ठर बांधा
और बाजार की ओर रवाना हो गई। अगर मुझे वह बेईमान ठग मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। उस रोज भी वह ठग किसी को ठगने के विचार में बाजार आया था। उसने लकड़ियां बेच रही सुमित्रा की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से मेरे लिए एक शिकार भेज दिया। कल मुझे एक घोड़ा मिला था और आज भी मुझे फिर से घोड़ा मिल जाएगा। ये सब सोचकर ठग सुमित्रा के पास पहुंचा। क्या कीमत है तुम्हारी लकड़ियों का? चांदी के 3 सिक्के। बाप रे बाप, बहुत महंगा है। क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा। हुजूर, लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं। मंजूर है तो बोलिए। अरे जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है, मुझे 3 सिक्के में ये मंजूर है, मगर लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में तुम्हें बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? ठग मुझी राम की बात सुनकर चौंक पड़ी और मन में सोचने लगी, अच्छा, तो यह वही बेईमान ठग है। आज इसकी खैर नहीं। इससे मैं ऐसा बदला लूंगी कि यह मुझे याद ही रखेगा। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह पैसे होंगे। ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब देर ना कर, अपने घोड़े के साथ पीछे पीछे मेरे चल। सुमित्रा भी अपने घोड़े को ठग के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब बात सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सब सोचते सोचते सुमित्रा ठग के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख औरत, तुमने क्या सौदा किया था? शर्त याद है या मैं याद दिलाऊं? कहाँ था लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में चाहिए। मतलब घोड़े समेत मैं लकड़ियां खरीदी थी, इसलिए तुम्हारा घोड़ा भी अब मेरा है। चलो, इसको अब खंबे से बांध दो। ओह, ये शर्त तो मैं भूल ही गई थी। माफी चाहती हूँ, अभी घोड़ा बांध देती हूँ। और सुमित्रा ने चुपचाप घोड़े को खंबे से बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मेरी भी कीमत दे दीजिए। जरूर जरूर, लो संभालो अपनी सौदे की कीमत। ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उस हालत में खरीदी। लकड़ियों के साथ साथ मेरा घोड़ा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो ये वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वह होंगे। इसलिए इस समय वह आपके हाथ में है। इसलिए सिक्के के साथ साथ अपना एक हाथ मुझे दीजिए। क्या बक रही है तू? बक नहीं रही हुजूर, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं मालिक, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सुमित्रा जोर जोर से चिल्लाने लगी। भाइयों और बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान मालिक से न्याय दिलवाओ। सुमित्रा को जोर जोर से चिल्लाते हुए देखकर वह मन में कुछ में सोचने लगता है और तभी सुमित्रा बोल पड़ती है, अरे मेरी पहले बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुनूंगी। मालिक, पहले आप मुझे अपना एक हाथ काट कर दीजिए। हाथ के बदले में तुम्हें एक गधा, तुम्हारा घोड़ा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूं। नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है और भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सुमित्रा और ठग के शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और सुमित्रा ने उन्हें सारी बात सुनाई और अंत में बोली, अब आप लोग सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ, मिलनी चाहिए। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इसी औरत को देना होगा, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। सरपंच जी की बात सुनते ही ठग का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सुमित्रा और ठग इस समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो ठग का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया।
यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूं तो सारे लोग मुझे अधर्मी और अन्याय समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि सुमित्रा बोल पड़ी। मुझे गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने कहा, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये ठग ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटा, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी ठग दे रहा है उसे अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने सुमित्रा को बहुत समझाया। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। नहीं, मैं इसकी यह शर्त मानने को तैयार नहीं हूँ। यह कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करें, इसका एक हाथ काट कर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ न कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन ठग से कहना पड़ा, ठग, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर देना या फिर 50 सोने के सिक्के। मजबूरन ठग को सुमित्रा को 50 सोने के सिक्के और साथ में घोड़ा भी वापस करना पड़ता है। खुशी खुशी सुमित्रा घर आ जाती है और सारी कहानी अपने पति रामू को बताती है। फिर सुमित्रा और रामू साहूकार के घर जाते हैं और उसके सारे पैसे वापस कर देते हैं।